साथियों, वर्ष भर का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन से कर रहे हैं। आँख वाली दृष्टि की बात हो रही है दोस्तों। इसके साथ ही घटना सार का भी कुछ संदर्भ लिया गया है। पहले आप लोगों के लिए मैंने सोचा था कि सीधे मैगजीन से ही कंटेंट उपलब्ध करा दूं, लेकिन कई लोगों ने पर्सनली मैसेज किया और कहा कि दिक्कत आ रही है, करा ही दीजिए। तो मेरा भी एग्ज़ाम लगा है साथियों, तो इस संवेदनशील समय में समय निकाल कर आपके लिए कंटेंट दे रहा हूं, तो इसकी महत्ता को आप लोग रेखांकित कीजिए। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो मेहनत की गई है वो चरितार्थ हो सके, उसका फल प्राप्त हो सके। तो यदि ऐसे ही मतलब आप लोगों ने सहयोग बनाए रखा, साथ दिया हमारा, और वीडियो ठीक ठाक गई, जैसे वो विगत वर्षों मतलब विगत 6 महीने में जो भी पेपर कराए थे यूपीपीसीएस ने, उसका सल्यूशन आपको डाला था, वैसी वीडियो अगर ये चली गई पॉपुलर, तो जान लीजिए कि आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट दृष्टि से चाहे जैसे कराना पड़े कराऊंगा। और ये जो कंटेंट है आपको ना केवल वीडियो में काम आएगा बल्कि आरओ और एआरओ में भी काम आएगा। तो साथ दिए रहिए साथियों, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो डाउनलोड करके देखने के बजाय पूरा देखिए पहली बार में ही, ताकि वॉच टाइम बढ़ सके। खैर, अब आप लोगों की मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और जापान यात्राओं के संदर्भ में हम लोग पहले चल रहे हैं। फूमियो किशिदा की यात्रा रही है दोस्तों भारत की। मार्च 2023 में इन्होंने यात्रा की। आप लोग जान ही रहे हैं फूमियो किशिदा को। 2022 में भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 2023 में दोनों अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े बड़े समूहों की। जापान जो है, JPN का मतलब जापान है, वो G7 की अध्यक्षता कर रहा है 2023 में, और IND का मतलब इंडिया, वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जापान कहाँ करेगा? हिरोशिमा में, और इंडिया जो है नई दिल्ली में करेगा। और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया और जापान ने 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बात करें भारत और भूटान की, तो भूटान के नरेश जिग्मे खेसर, बड़ा लंबा नाम है दोस्तों, हमको इतना ही याद रखने में सहूलियत रहेगी तो इतना ही मैंने लिख दिया है। अंत में बांगचू भी है, तो आप चाहें जैसे उसको याद कर सकते हैं। जिग्मे खेसर ने यात्रा की भारत की, और इसी दौरान इंडिया ने मांग देछू जल विद्युत परियोजना को सौंपा। किसके लिए? भूटान के लिए। भारत अपनी तरफ से इस परियोजना का निर्माण कर रहा था। इसके साथ ही जो 13वां 5 ईयर प्लान है, जैसे अपने यहाँ भारत में हुआ करता था पहले, उस तरह के प्लान में भारत ने सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है जापान के साथ। और इंडिया और भूटान के बीच पहली रेल लिंक परियोजना प्रस्तावित हो चुकी है यात्रा से पहले ही। कहाँ से कहाँ तक रहेगी? कोकराझार कहाँ है? असम में। असम के कोकराझार से भूटान के गलेफू तक। तो ये दोनों स्थल याद रखिएगा, कोकराझार और गलेफू। सब्जेक्ट माफ़ कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए टारगेट करंट, और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोई भी क्वेरी है तो उसका समाधान ले सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। यहाँ के भी प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। दोस्तों, एक वीडियो इससे पहले आपको कराई है, तो उसको चाहें तो आप देख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उसमें सीधे मैगजीन से कराया है, तो दुविधा में ना रहिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि उसको छोड़ ही दीजिए, इसी को करिए। 8 मार्च को जब होली थी दोस्तों, तब ये भारत की यात्रा पर रहे एंथनी अल्बनीज। NM का मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का इन्होंने दौरा किया। वहाँ पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन हो रहा था दोस्तों। ये ऐसी ट्रॉफी है
जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही खेली जाती है, और भारत ने जो है लगातार चौथी बार इसको जीत लिया है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को। तो ये जो है इसको देखे एंथनी अल्बानीज मोदी जी के साथ, और इसके साथ ही पहला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वार्षिक एसएस का मतलब शिखर सम्मेलन एनडी मतलब नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और इसी दौरान सोलर टास्क फोर्स और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स के गठन पर सहमति बनी दोनों देशों के बीच। अन्य फैक्ट क्या है दोस्तों, डिकिन विश्वविद्यालय जो कि गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, भारत की धरती पर यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा, याद रखिएगा। भारत ने इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया ताकि जो परस्पर व्यापार है उसमें सुलभता हो सके, विभिन्न प्रकार के टैरिफ वगैरह कम किए जाएंगे, एक तरह से मुक्त व्यापार। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसी दौरान इसको अंजाम दिया, और ऐसा समझौता जो है भारत जापान के साथ भी कर चुका है और यूएई के साथ भी कर चुका है, याद रखिएगा। भारत और इटली की बात की जाए दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, 8वें रायसीना डायलॉग में सीजी का मतलब चीफ गेस्ट रहीं। और डायलॉग का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में, उसको अलग से पढ़ लेंगे जब हम लोग सम्मेलन पढ़ेंगे तब। राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई इटली ने भारत के साथ, और इसी दौरान इटली जो है इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल हो गया, याद रखिएगा। भारत जर्मनी की बात करें दोस्तों, तो जर्मनी के प्रमुख ओलाफ सोल्ज जो है यात्रा पर रहे फरवरी 2023 में। महीना और वर्ष इसलिए डाल दिया ताकि सहूलियत रहे, आपको याद नहीं रखना है। 2012 में मतलब लोड नहीं लेना है कि हमको ये भी रटना है, बस एक बार पढ़ लीजिए। 2012 में मेयर के तौर पर ये यात्रा कर चुके थे, लेकिन प्रमुख के तौर पर जो है पहली बार इनकी यात्रा रही। तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, नवाचार और प्रौद्योगिकी में सहयोग को लेकर समझौता हुआ, बस याद रखिएगा ओलाफ सोल्ज को। चांसलर हैं दोस्तों जर्मनी के। भारत और मिस्र की बात करें तो जनवरी 2023 में अब्देल फतेह अल सीसी जो है 74वें गणतंत्र दिवस, याद रखिएगा, पर चीफ गेस्ट रहे हैं भारत के। तो अल सीसी ने जो है 74वें गणतंत्र दिवस पर परेड देखकर सीटी बजाई, अल सीसी ने बजाई सीटी परेड देखकर। कहाँ के हैं, मिस्र के हैं, और इनके संबंध जो हैं मतलब भारत और मिस्र के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं संबंधों के। तो एक तो इटली के साथ हुए हैं और दूसरा मिस्र के साथ हुए हैं। मिस्र जो है दोस्तों G20 में अतिथि देश है, याद रखिएगा। और इसी दौरान मिस्र ने ट्राई सर्विस और ब्राइट स्टार जो इसके सैन्य अभ्यास हैं, एक्सरसाइजेस हैं, इनके लिए भारत को आमंत्रित किया है, याद रखिएगा। सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि ट्राई सर्विस और ब्राइट स्टार किस देश के अभ्यास हैं, सैन्य अभ्यास हैं। इंडिया बीडी की बात करें, बीडी बोले तो बांग्लादेश। सितंबर 2022 में यात्रा की, किसने की होगी, स्वाभाविक सी बात है शेख हसीना ने की होगी। एसएम चिश्ती बोले तो सलीम चिश्ती की दरगाह का इन्होंने दौरा किया, वहाँ पर मतलब दर्शन करने गई ये। और ये है कहाँ दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में। कुशियारा पानी समझौते पर हस्ताक्षर हुए, साइन हुए दोस्तों। कुशियारा नदी जो है बराक की सहायक नदी है, और बराक किसकी नदी है दोस्तों सहायक, दामोदर नदी की, दामोदर नदी की। मैत्री ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किया गया, याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की।
रूपसा रेल पुल का उद्घाटन भी किया गया, याद रखिएगा। मैत्री पाइपलाइन जो है सिलीगुड़ी और पार्वतीपुर डिपो कहाँ है? बांग्लादेश में। और सिलीगुड़ी जो है वेस्ट बंगाल में है। 131 किलोमीटर इस पाइप लाइन की लंबाई है और इससे डीजल का परिवहन होगा, याद रखिएगा। इसका अनावरण भी किया गया। तो मैत्री पाइपलाइन आपसे पूछी जाए किन दो देशों के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। जहां आपको मैत्री चिपका मिले और बांग्लादेश मिले तो कर दीजिएगा बांग्लादेश। 131 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करें टाइम 100 की, दोस्तों मैगजीन है टाइम, उसने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की। उसमें मोदी जी नहीं रहे हैं, बाकी और बड़ी बड़ी हस्तियां थीं। भारत से जो व्यक्ति थे इसमें प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में शामिल हुए वो थे एस राजामौली। एस राजामौली, जी हाँ, RRR के डायरेक्टर, सभी लोग जान रहे होंगे। टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको क्विज भी मिल रही है, तकरीबन 400 प्लस सवाल पड़े हुए हैं, उनको हल करिए। एकदम उम्दा स्तर के सवाल हैं, बढ़िया एकदम, तो उनको ज़रूर करिए। और जो भी संबंधित कंटेंट है आपको यहीं पर मिलेगा, इसलिए इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लद्दाख और मयूरभंज, दोस्तों जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे अचूक मारक सामग्री और इसके साथ साथ घटना सार का निचोड़, उनके लिए एकदम सब हलवा हो रहा होगा, केवल और केवल रिवीजन चल रहा होगा। और जो लोग छिटपुट करंट पढ़ते रहे हैं इधर उधर से, तो उनसे यही आग्रह है कि 2 से 3 बार इसको देखिए, इतने में आपका काम हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। टाइम मैगजीन जो है दोस्तों, इसने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की और उन स्थलों में भारत के 2 शामिल हुए हैं। कौन कौन से? लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख आप जान ही रहे हैं, मयूरभंज उड़ीसा में है, काले बाघ के लिए जाना जाता है और बंगाल टाइगर भी यहाँ पाए जाते हैं मयूरभंज ज़िले में। कहाँ पर दोस्तों? SPNP सिमलीपाल नेशनल पार्क में। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? मयूरभंज में। और इसी नेशनल पार्क में काले बाघ और बंगाल टाइगर मिलते हैं, तो इसी वजह से ये दर्शनीय स्थल है। इसके साथ ही छऊ नृत्य कहाँ? मयूरभंज में ही इसका आयोजन होता है, याद रखिएगा। लद्दाख किस लिए शामिल किया गया है? बौद्ध संस्कृति और डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना हो रही है दोस्तों, तो इसके लिए इसको शामिल किया गया है। फिर बात करें नाटो की दोस्तों, तो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 30वां सदस्य कौन है दोस्तों? मैसेडोनिया। और अभी चर्चा में क्यों रहा है? FNL का मतलब फिनलैंड 31वां सदस्य इसका बना है, याद रखिएगा। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है दोस्तों, इसको वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है और इस संधि के आर्टिकल 10 के आधार पर किसी देश को सदस्यता प्रदान की जाती है। बात करें नाटो के हेडक्वार्टर की, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। स्वीडन जो है वो संभावित है, मतलब आगे भविष्य में शामिल हो सकता है। यूक्रेन भी शामिल हो सकता है, बेलारूस भी शामिल हो सकता है, तो जब होगा तब देख लेंगे। वीडियो RO ARO सारी परीक्षाओं में जो है कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा, ये जान लीजिए। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सेस हैं, उनको देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक दोस्तों, भारत 13वें स्थान पर है और IEP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अफ़गानिस्तान पहले स्थान पे है क्योंकि यहाँ पर तालिबान का शासन है। और भूटान, नेपाल और चाइना, CH का मतलब चाइना है,
और BHT का मतलब भूटान है, NPL का मतलब नेपाल। ये जो हैं आतंकवाद से अप्रभावित देशों में गिने गए हैं। याद रखिएगा, भारत का स्थान 13वां है। फिर है लेगाटम समृद्धि सूचकांक, DMK बोले तो डेनमार्क पहले स्थान पे है, इंडिया 103 पर है। सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र जो है किसे घोषित किया गया? पश्चिमी यूरोप को। दोस्तों, जिस सूचकांक का जारीकर्ता पूछा जाता है उसी को बताया गया है, बाकी को नहीं बताया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो सिंगापुर SGP का मतलब सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत जो है 131वें स्थान पर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है? तो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। USA पहले नंबर पे है और भारत जो है 42वें नंबर पे है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें तो जनवरी 2023 में जारी हुआ है, 2022 का है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? TI बोले तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। हेडक्वार्टर इसका बर्लिन में है। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। डेनमार्क पहले स्थान पे है और भारत जो है 85वें स्थान पे है। और सोमा बोले तो सोमालिया सबसे निचले स्थान पे है। राजधानी इसकी मोगादिशु है, याद रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में गिना जाता है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की बात करें, जनवरी 2023 में जारी हुआ। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और भारत जो है 112वें स्थान पे है। कैसे याद रखेंगे? फ्रेजर इंस्टीट्यूट, फ्रेजर मतलब इसको पढ़िएगा फ्रेजर मतलब फ्रीडम की बात करता है फ्रेजर, ठीक है। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की, तो फ्रेजर फ्रीडम की बात करता है। और इस फ्रीडम को धरातल पर बनाए रखने के लिए कौन काम करता है? पुलिस। और भारत में पुलिस का जो नंबर है वो कितना है? 112। तो फ्रेजर मतलब फ्रेडर मतलब स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए 112 नंबर पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेजर को जो है फ्रीडम से जोड़ के पढ़िएगा, बस ये है कहने का तात्पर्य, तब भूलेंगे नहीं। फ्रेजर फ्रीडम, और फ्रीडम कौन स्थापित करता है? पुलिस, और पुलिस का नंबर है 112। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग दोस्तों स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, भारत 52वें स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन बाच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले नंबर पे है और भारत जो है 8वें नंबर पे है। कैसे याद रखना है? जर्मन बाच जो है बाच कर रहा है। अब जलवायु को जब बाच करोगे, देखोगे, तभी तो उसके प्रदर्शन का आकलन लग पाएगा। तो जर्मन बाच जो है जलवायु को बाच कर रहा है। कै बजे? 8 बजे, सुबह 8 बजे। तो यही 8 जो है भारत का सूचकांक है, मतलब भारत का स्थान इंगित कर रहा है। तो अपने अपने लॉजिक हैं, जैसे आपको सरल लगे उस तरह से लगा के इसका ट्रिक बना लीजिए और रट जाइए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो डेनमार्क पहले स्थान पे है, भारत 180वें स्थान पे। बहुत चर्चा में रहा, भारत ने इसको धता बता दिया, भेदभावपूर्ण बताया और मानने से इनकार कर दिया। और 32 डजन पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, और इस सूचकांक के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला गया कि 2050 तक USA, चाइना, इंडिया और रसिया ये जो हैं 50% से अधिक GHGs का मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों 24 ऐसे देश हैं जो 2050 तक 80% से
ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेंगे। तो ऐसे 24 देशों के समूह को क्या कहा गया है? द डर्टी 2 डजन, मतलब 2 दर्जन की बात हो रही। 24 में 2 दर्जन होता है ना, तो द डर्टी 2 डजन, गंदे 2 दर्जन देश, 24 देश हैं दोस्तों, 2050 तक 80% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करेंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि द डर्टी 2 डजन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। 24 देशों का समूह है, याद रखिएगा। पर्यटन विकास सूचकांक कौन जारी करता है? WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जापान पहले नंबर पे है, भारत 54वें नंबर पे है। SDG सूचकांक 2022 सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, अरे नहीं भाई, डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 किसने जारी किया? UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, इसके द्वारा जारी किया गया। और फिनलैंड जो है पहले स्थान पे है, भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसी सूचकांक में बताया गया है कि इंडिया जो है SDG 13 और SDG 12 को प्राप्त कर चुका है। तो सीधे पूछा जा सकता है कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनमें से 2 ऐसे लक्ष्य कौन से हैं जिन्हें भारत ने प्राप्त कर लिया है? तो 12 और 13। 12 में क्या है? संवहनीय उत्पादन, मतलब उत्पादन की प्रक्रिया को इस तरह से संपादित करना है कि जलवायु, अरे भाई, कि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, संवहनीय तरीके से उत्पादन करना है। ऐसे ही 13 में क्या है? जलवायु कार्यवाही, मतलब यदि जलवायु या फिर पर्यावरण प्रभावित होता है तो किस तरह से भारत कदम उठाएगा, किस तरह की कार्यवाही करेगा, तो ये 13 में मेंशन है। तो इनको दोनों को प्राप्त कर लिया है। और क्या बताया गया है कि स्वीडन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की घोषणा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए घोषणा करने वाला विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में घोषित कर दिया है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें दोस्तों, तो फिनलैंड पुनः पहले स्थान पे है, इंडिया जो है 68वें स्थान पे है। दोस्तों फिनलैंड और डेनमार्क और एक और है स्विट्जरलैंड, ये ज़्यादातर आपको पहले नंबर पे ही मिलेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की बात करें तो भुखमरी जो है सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो दक्षिण एशिया में है। भारत चौथे स्थान पे है, तो 107वें स्थान पर है। और गंभीर स्थिति की भुखमरी यहाँ पर बताई गई है। सोमालिया जो है अभी हम लोग ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, लुटेरा देश है एकदम। यहाँ पर बाल मृत्यु दर जो है सर्वाधिक दर्ज की गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग। 4 संकेतक हैं कौन कौन से जिनके आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है? अल्प पोषण, दुबलापन, ठिगनापन और बाल मृत्यु दर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और पूरा वीडियो चलाइए। आज आपसे अपील कर रहा हूँ कि इसको डाउनलोड करके ना देखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम कैलकुलेट हो जाए। दोस्तों जब ज़्यादा लोगों के पास जाएगी तो ज़्यादा व्यूज आएंगे और ज़्यादा व्यूज आएंगे तो अंदर से उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चीज़ें आपके लिए कहीं से भी कैसे भी निकालूं, समय निकाल के उपलब्ध कराऊंगा। तो इतना सा सहयोग करिए ताकि सबका साथ और सबका विकास हो सके। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है दोस्तों? UNSDSN, अभी हम लोग इसको ऊपर भी पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये एक और रिपोर्ट कौन सी जारी किया है ऊपर? SDG इंडेक्स वाली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा है इनको। तो इसने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी की है। इसमें फिनलैंड जो है पहले स्थान पे है, भारत जो है
126वें स्थान पर आ गया है। अफगानिस्तान पुनः नीचे है, एरो जो है इसकी अधोगति को दर्शाता है। तो 126 पिछले वर्ष 136 पे था, लेकिन इस बार 126 पे है, याद रखिएगा। कैसे याद रखना है? फिनलैंड जो है फन कर रहा है, जो फन करता है दोस्तों वह हैप्पी तो होगा ही होगा। तो फिनलैंड पहले नंबर पे है और इंडिया जो है 126वें नंबर पे है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दोस्तों कौन सा और सूचकांक जारी किया है? पर्यटन विकास सूचकांक, जिसको अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, जिसमें जापान पहले नंबर पे है। तो इसी ने उसको भी जारी किया है, और इसी ने ग्लोबल जेंडर गैप को भी जारी किया है। तो आइसलैंड दोस्तों बर्फ़ वाला क्षेत्र है आइसलैंड। कैसे याद रखना है? महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं करता है। ज़्यादातर लोगों की भावनाएं जो हैं जमी हुई हैं। भारत में क्या है, लोग जो है अपनी बहन को ही बहन समझते हैं और दूसरे की बहन के लिए रावण हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो है लोगों की भावनाएं बर्फ़ के समान महिलाओं के प्रति जमी हुई हैं, और इसके कारण जो है वो भेदभाव नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए वहाँ पर जेंडर गैप सबसे कम है। ये मेरा लॉजिक है, केवल और केवल याद करने के लिए। भारत 135वें स्थान पे है। अफगानिस्तान पुनः एकदम सबसे नीचे है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो इसको IEP द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। आइसलैंड इसमें भी पहले स्थान पे है और इंडिया 135वें स्थान पे है। तो दोनों को रट जाइए, ग्लोबल जेंडर और शांति सूचकांक। दोस्तों जहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा वहाँ पर शांति होगी। कहते हैं कि लक्ष्मी वास करती, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, आदर होता है, उस घर में लक्ष्मी वास करती है। तो जेंडर जब गैप नहीं होगा तो शांति स्वाभाविक सी बात है होगी ही होगी। या फिर ऐसे याद कर लीजिए, जेंडर गैप नहीं होगा तो शांति जो है आराम से घूमेगी कहीं भी, चाहे रात में जाए चाहे दिन में जाए, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। तो जेंडर गैप और शांति सूचकांक में सारे देश और सारे मतलब भारत का स्थान दोनों में एक ही है। आइसलैंड पहले पे है, इंडिया 135, अफगानिस्तान सबसे नीचे। इतना याद रखिएगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें, अच्छा IEP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पीस। याद रखिएगा, यही इसको जारी करता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क है। मतलब जो कंपटीशन को लेके, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इन सब मामलों में सबसे तेज कौन है? तो डेनमार्क है। कंपटीशन सर्वाधिक कहाँ है? डेनमार्क है। भारत 37वें स्थान पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। भारत 40वें स्थान पे है। और इसको जारी कौन करता है? तो विप्रो जारी करता है। विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको जारी करता है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें दोस्तों, खोज के एक ही जगह पे आपको उपलब्ध करा दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो एक QS वर्ल्ड जारी करता है और एक टाइम मैगजीन जारी करती है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में ऑल ओवर जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें कौन सी अव्वल रही है? तो MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ की है? USA की है, ये पहले नंबर पे है। भारत का कौन सा संस्थान जो है इसमें पहले नंबर पे रहा है? तो IISc बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा है, जो भी भारत में विश्वविद्यालय हैं उनमें। बात करें टाइम्स की, जो रैंकिंग जारी की गई है, टाइम्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, उसमें ऑल ओवर पहले नंबर पे कौन है? तो ऑक्सफोर्ड, जो कि UK की है। और भारत का कौन सा संस्थान इसमें शामिल हुआ है? IISc बेंगलुरु। तो भारत का दोनों में बेंगलुरु हुआ है, और QS वर्ल्ड वाले में MIT और टाइम्स वाले में ऑक्सफोर्ड।
अब एक और रैंकिंग बची है क्यूएस एशिया 2023 यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये जो दो रैंकिंग थी दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड और टाइम्स, ये ऑल ओवर मतलब पूरे विश्व को आधार बना के इनको जारी किया गया था, लेकिन ये केवल और केवल एशिया के देशों की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनको आधार बनाकर जारी की गई है। तो पेकिंग विश्वविद्यालय, बीबी का मतलब विश्वविद्यालय है, जो कि चाइना का है, वो पहले स्थान पे है। और आईआईटी बॉम्बे भारत का है, वो भारत में पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। CSW की बात करें तो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन दोस्तों इकोसोक के अधीन कार्य करता है। इकोसोक क्या है? एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है, आर्थिक और सामाजिक परिषद इसको कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसके 62वें सत्र की दोस्तों अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो रुचिरा कंबोज जी कर रही हैं, याद रखिएगा, जो कि भारत की ओर से यूएनओ में कौन है भैया? स्थायी प्रतिनिधि। तो इकोसोक के अधीन जो ये कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करता है, ठीक है। इससे जो है बाहर कर दिया गया है किसको? ईरान को। क्यों दोस्तों? महसा अमीनी, कई बार आपको पढ़ाया है, महसा अमीनी जो है दोस्तों ईरान की एक महिला थी, जो वहाँ के जो रूल रेगुलेशन हैं दोस्तों ईरान के पहनावे से संबंधित, उनको इन्होंने फॉलो नहीं किया, और इसी अपराध के चलते इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस प्रताड़ना के चलते पुलिस कस्टडी में ही इनकी मौत हो गई, जिसके चलते प्रदर्शन आम हो गए ईरान में। तो इसीलिए महिलाओं के प्रति जो दबाव का नज़रिया, दबाव का जो तरीका अपनाया ईरान ने, तो उसकी आलोचना को रेखांकित करने के लिए CSW से यूनाइटेड नेशन ने ईरान को बाहर कर दिया। दोस्तों इसमें 4 वर्ष के लिए कोई भी देश शामिल होता है। CSW में जो है 45 मेंबर्स हैं, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 वर्ष के लिए नियुक्त होता है कोई भी देश। तो जो ईरान था ना, इसमें ईरान 4 वर्ष से पहले ही निकाल दिया गया है। तो 4-4 वर्ष के अंतराल पे देश इसमें शामिल होते रहते हैं। भारत जो है इसका सदस्य अभी 2025 तक रहेगा। फोर्ब्स 100 महिलाएं दोस्तों, उर्सुला बान जो हैं पहले नंबर पे हैं दोस्तों, यूरोपियन आयोग की प्रमुख हैं। और क्रिस्टीन लेगार्ड जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसकी प्रमुख दूसरे नंबर पे हैं। NS का मतलब निर्मला सीतारमण जी हैं, वो 36वें स्थान पे हैं, और ये स्थान पाकर भारत में अव्वल हैं। भारत की कुल 6 महिलाओं ने इसमें स्थान बनाया है। ये 100 महिलाएं दोस्तों कौन सी हैं फोर्ब्स की? जो सर्वाधिक शक्तिशाली गिनी गई हैं। तो कुल 6 महिलाएं हैं, 6 में से सोमा हो गई हैं, मतलब सोमा मंडल जो सेल की प्रमुख हैं दोस्तों, और माधवी जी जो सेबी की प्रमुख हैं, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, और जॉर्जिया मेलानी जिनकी अभी हमने बात की, जो अभी रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि रही हैं। तो इनको याद रखिएगा। और दोस्तों मृत्युपरांत इन 100 महिलाओं में महसा अमीनी भी शामिल हैं, याद रखिएगा, जो कि ईरान की हैं। सिपरी की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च, जो लोग घटनासार पुराना वाला अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 2022 वाला उसको कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक रिपोर्ट पड़ी है सिपरी की, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। अब ये वाली रिपोर्ट जो कि मार्च में जारी हुई है, उसके अनुसार 2018 से 22 के बीच सबसे बड़े आयातक के रूप में भारत रहा है, फिर सऊदी अरब, फिर तीसरे नंबर पर कतर, KTR का मतलब कतर है। निर्यातक कौन रहा है? तो USA, फिर रसा, और फिर तीसरे नंबर पर फ्रांस। भारत ने, अब देखिए सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन आयातक होते हुए भी दोस्तों इसके आयात में 11% की कमी दर्ज की गई है। भारत ने सर्वाधिक आयात किस देश से किया है? तो पहले नंबर पर हमारा जो पुराना साथी है दोस्तों लंगोटिया, रसिया है, और दूसरे नंबर पर फ्रांस है।
और आप लोग रूस को इसी बात से अंदाज़ा लगा के समझ सकते हैं कि रूस ने जो है मतलब भारत ने अभी जो यूक्रेन पर जो हमला वगैरह हुआ ये सब चल रहा है अभी भी, तो उसमें कहीं ना कहीं दबी जुबान से ही सही लेकिन रूस का समर्थन किया है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 की बात करें तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर यूएसए के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में। तो सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाली कौन सी फिल्म है? एवरीथिंग एवरीवेयर। सर्वाधिक मैक्सिमम ऑस्कर जीते हैं इसने। और इसमें काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे ऑस्कर मिला है? तो मिशेल योह को। मिशेल कहाँ की है? मलेशिया की। तो मिशेल में भी माँ और सा है, मलेशिया में भी माँ और सा है। तो मिशेल जो है मलेशिया की हैं और ये जो हैं पहली एशियाई महिला हो गई ऑस्कर जीतने वाली। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे पुरस्कार दिया गया है ऑस्कर? तो मल्टीवर्स फिल्म को। तो एवरीथिंग एवरीवेयर सर्वाधिक ऑस्कर मिले हैं, मल्टीवर्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में मिला है। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की बात करें भारत के संदर्भ में, क्या क्या हुआ है भारत के संदर्भ में? तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स, सभी जान रहे होंगे, जिसको कार्तिकी गोंजाल्वेस ने डायरेक्ट किया है। याद रखिएगा, कार्तिकी गोंजाल्वेस को कतई नहीं भूलना है। तो इसको जो है क्या मिला है? ऑस्कर मिला है। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ संगीत के रूप में जो नाटू नाटू गाना है या फिर नाचो नाचो गाना है उसको भी ऑस्कर मिला है। इसके साथ ही ऑल दैट ब्रीथ्स जो फिल्म थी दोस्तों, जो लास्ट 5 फिल्मों में शामिल की गई थी, जिनका चयन होना चाहिए था और ये जो है शामिल नहीं हो पाई, ये भारत की फिल्म थी दोस्तों, जो ऑस्कर में शामिल होने से चूक गई। दीपिका पादुकोण, डी का मतलब दीपिका है यहाँ पर। दीपिका पादुकोण की बात करें तो ये उद्घोषक रही हैं, मतलब इन्होंने माइक में बोल के सबको बुलाया है और मुस्कुराया है। तो इन्होंने उद्घोषक के रूप में काम किया। इनसे पहले पीसी भी कर चुके हैं। पीसी बोले तो प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, इस फिल्म को कहाँ और मतलब जो एलिफेंट विस्पर्स है इसमें दोस्तों क्या है? एक हाथी का बच्चा है जिसका नाम है रघु, याद रखिएगा। और 2 दंपति हैं बोमन और बेल्ली, इन्होंने इसका पालन पोषण किया है। तो ये कहाँ की घटना मतलब कहाँ इसको फिल्माया गया? तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व में, जो कि तमिलनाडु और केरल दोनों में है। तो बोमन और बेल्ली क्या हैं? तो 2 पात्र हैं फिल्म के। रघु क्या है? हाथी का नाम। फाटप की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने म्यांमार को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और इससे पहले दोस्तों किसको किसको किया है? ईरान को और उत्तर कोरिया को। तो वर्तमान में ब्लैक लिस्ट देशों की संख्या कितनी हो गई है? 3। ये दोस्तों 2 लिस्टों में नाम डालता है देशों के। अच्छा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम क्या करता है? जो टेरर फंडिंग वाले देश हैं और जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो ऐसे देशों की पहचान करता है और उन्हें जो है ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट करता है। ग्रे लिस्ट में क्या होता है? उसकी निगरानी करता है किसी देश की जो उसमें शामिल होता है और देखता है कि इसको जो शर्तें दी गई हैं उन पर ये खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। जब ग्रे लिस्ट में उसकी छीछा लेदर हो जाती है देश की, तो उठा के इसको लगता है कि अब ये सुधरेगा नहीं, तो उठा के इसको ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो पाकिस्तान ने जो है अभी खुद पे काम कर लिया है। तो पाकिस्तान और निकारागुआ जो है निकल गए किससे? ग्रे लिस्ट से। बात करें फाटप की तो 1989 में इसकी स्थापना हुई। 39 देश हैं और टी राजा कुमार जो हैं, जो कि सिंगापुर के हैं, SGP सिंगापुर के हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। और जब दोस्तों कोई देश ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल हो जाएगी। तो क्या होगा? कोई फैक्ट्री लगाएगा तो निवेश शून्य हो जाएगा या एकदम ना के बराबर हो जाएगा। और जो वहाँ के लोग हैं जो देशभक्ति का दावा ठोंकते हैं, क्या वो फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं अपनी खुद की?
नहीं दोस्तों, क्योंकि उनके लिए ऋण नहीं मिलेगा और उस देश के पास तो होगा ही नहीं। उसकी हालत अब देखिए, पाकिस्तान का हाल ही ख़राब है इस समय, आटा डाटा सभी के लिए परेशान है। और तब जो है कोई निवेशक निवेश नहीं करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो इसको ब्याज के आधार पर जो है ऋण नहीं देंगी, तो एक तरह से पूरा चौपट हो जाएगा इसका सिस्टम। तो ये हो गया ब्लैक लिस्ट का प्रभाव। बासेनार व्यवस्था दोस्तों क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत जो है अध्यक्ष घोषित किया गया है इसका जनवरी से दिसंबर 2023 तक के लिए, मतलब 1 वर्ष के लिए। ये कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें भारत को अध्यक्षता मिली है हथियारों से संबंधित। तो बासेनार व्यवस्था क्या है दोस्तों? पारंपरिक हथियार और तकनीकी, और ऐसे हथियार और तकनीकी जिनका दोहरा इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कहा कि चाकू जो है हम सब्जी काटने के लिए लाए हैं और पता लगा कर रहे हैं उससे मर्डर, तो इस तरह के हथियार और तकनीकी पर कंट्रोल करने के लिए एक नीदरलैंड में स्थान है बासेनार। वहाँ पर सारे देश इकट्ठे हुए और जो है एक दूसरे से कस्में और वादे किए और कहा कि इन पे जो है कंट्रोल करेंगे। तो भारत को जो है इसी व्यवस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2017 में भारत बासेनार व्यवस्था में शामिल हुआ था। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट दोस्तों कौन जारी करता है? तो EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। वर्ष में 2 बार जारी करता है। इससे पहले एक बार और हो चुकी है जारी, तो कंफ्यूज कतई मत होइएगा, उसमें दूसरा देश है और अब जो है दूसरा देश है। तो सबसे महंगे देश दोस्तों, अब सिंगापुर देश और शहर दोनों है, तो सबसे महंगे शहर कौन से? सिंगापुर और न्यूयॉर्क। NYK का मतलब है न्यूयॉर्क। तो ये सबसे महंगे स्थान हैं रहने के हिसाब से। और सबसे सस्ता कौन सा है? दमिश्क, जो कि सीरिया में है। बेंगलुरु भारत का सबसे सस्ता शहर है, याद रखिएगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स दोस्तों, इसके आधार पर डेनमार्क पहले स्थान पे है और इंडिया जो है 77वें स्थान पे है। मतलब किस देश में कितना लॉ का रूल है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। गपाई की बात करें, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई बार बता चुका हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जब मशीनें जो है मनुष्य की भांति काम करने लग जाएं, जैसे गूगल पे बोलते हैं माइक में और वो टाइप कर लेता है, हूबहू चीज़ें टाइप कर लेता है, तो ये किसके माध्यम से होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होता है। तो कई देश इकट्ठे हुए, लगभग 29 देश, और 2020 में उन्होंने गपाई की स्थापना की, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मिलकर काम हो सके। तो 29 देशों का समूह है गपाई। इस और भारत क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता मिली है इसको, और भारत इसके संस्थापक देशों में भी शामिल रहा है। तो इसको अध्यक्षता कहाँ दी गई? तो टोक्यो में जो शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, वहीं पर भारत को इसकी अध्यक्षता दी गई 2022 में। उद्देश्य वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग करना। नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है इसकी स्थापना की थी। अर्थशास्त्र की बात करें तो बर्नाके, डायमंड और डिबिंग, ये दोस्तों अंत वाले जो उनका नाम होता है, जो वैज्ञानिक या अर्थशास्त्री हैं, उनका पूरा नाम नहीं है। जो हिस्से आपको आसानी से याद हो सकेंगे उन्हीं को मेंशन किया है और उसी के आधार पे एक ट्रिक बना दिया है। क्वेश्चन का आंसर ही तो सही करना है भैया, वो हो जाए जयराम जी की, कोई लेना देना नहीं। तीनों USA के हैं, याद रखिएगा। वित्तीय संकट, बैंकों के वित्तीय संकट पर जो है इन्होंने शोध किया, उसी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया संयुक्त रूप से। अब ट्रिक क्या बना है? अच्छा, वित्तीय संकट जब होता है तो धन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, लोग पैसा बचाने लगते हैं, पैसा दबा के रखने लगते हैं, ठीक है। तो
वित्तीय संकट में धन जो है डायमंड, पैसा जो है डायमंड की तरह कीमती हो जाता है। और जब कोई चीज़ डायमंड की तरह कीमती हो जाएगी तो उसको भैया छिपा के भी रखना पड़ेगा कहीं। तो वित्तीय संकट में धन जो है डायमंड बना के डिब्बी में रखा जाता है। तो डायमंड बना के डिब्बी में, डायमंड का मतलब डायमंड हो गए हैं, बना के का मतलब बरना के हो गए हैं, और डिब्बी का मतलब डिबिंग हो गए हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर बात करें साहित्य में नोबेल की, तो एनी एर्नाक्स को दिया गया है, फ्रांस की पहली महिला हैं। और इनका एक नोवेल है जो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि नाम इसका अच्छा है, ए वुमेन्स स्टोरी। इनका नोवेल है एनी एर्नाक्स का। तो साहित्य में योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। रसायन की बात करें दोस्तों, तो क्लिक केमिस्ट्री के लिए जो है 3 लोगों को दिया गया है। अब सबके देशों के नाम तो नहीं याद किए जा सकते हैं। अब जैसे इसमें जो था, किसमें, अर्थशास्त्र में तीनों यूएसए के थे, तो आसान है याद करना कि तीनों हैं। अब पता लगा 3 यहाँ कैरोलिन मेल्डल और शार्पलेस ये अलग अलग देशों के, तो खटिया खड़ी हो जाएगी रटते रटते, तो इसको छोड़ दीजिए। इस तरह के प्रश्न आयोग भी नहीं पूछता है। तो क्या है रसायन में भाई, रसायन में किसको किसको मिला, कैरोलिन मेल्डल और शार्पलेस को। कैसे याद रखना है, कैरोलिन, अब जैसे बोरोलिन हो गया उसमें भी रसायन रहता है, ठीक है। और कैरोलिन को किससे जोड़ दो, केरोसिन से, किरोसिन, मिट्टी के तेल से, वो भी रसायन युक्त होता है। तो कैरोलिन वो रसायन से संबंधित है। मेल्डल, ठीक है, मेल्डल को कैसे याद रखेंगे, मेंडलीफ उर्फ मेंडल। इन्होंने क्या दिया था दोस्तों, जो लोग साइंस से रहे होंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, किसमें है आवर्त सारणी, केमिस्ट्री में। तो कैरोलिन रासायनिक पदार्थ हो गया है, मेल्डल वो भी रासायनिक आदमी हो गए हैं, और शार्पलेस जो है, ये सब कैरोलिन और मेल्डल जो है, मेल्डल ने जो है कैरोलिन का इस्तेमाल किया और शार्प हो गए। कैरोलिन मतलब किरोसिन पी लिया और शार्पलेस हो गए, मतलब उनकी धार खत्म हो गई। तो ये तीनों जो हैं रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। भौतिक की बात करें तो आस्पेक्ट, क्लाजर और जिंगलर, इनको क्वांटम मैकेनिक्स में दिया गया है। तो अब जो है मुझे लगता है आप भूलेंगे नहीं, विकल्प देख के सही उत्तर क्लिक कर देंगे। शांति की बात करें दोस्तों, तो बियालात्स्की जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, कहाँ के, रसिया के, इनको दिया गया है। मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है, वो भी रसिया का है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, अच्छा जिसमें सा और ये तासा होता है, जैसे बरखोयांस्क हो गया है, और ये खसकी फसकी ये सब जब बोला जाता है ना, तो वो रूसी लोगों के ही नाम होते हैं। तो ये देखिए बियालात्स्की, आप देख के ही इसको जान जाएंगे कि ये जो है कहाँ का है, रसिया का है। मेमोरियल एक संगठन है दोस्तों, वो भी रसिया का है। और यूक्रेन का है कौन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जिसकी आफत मची रही पूरे युद्ध में, जिसके सिविलियन जो हैं वो परेशान रहे अपनी लिबर्टी के कारण, उदारता के कारण, तो वो है यूक्रेन। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है यूक्रेन का है। इन तीनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल प्रदान किया गया। चिकित्सा की बात करें दोस्तों, तो स्वाते पावो को दिया गया है जीन थेरेपी के लिए। अब कैसे याद रखना है, सोते पाँव का चिकित्सा जीन थेरेपी से करने का प्रयास हुआ, इसीलिए चिकित्सा में नोबेल दिया गया। आपको पहले भी करा चुका हूँ। सोते पाँव मतलब पैर को कहीं टेढ़ा बेड़ा करके रख लीजिए, फिर आप देखेंगे कि जब उसमें ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा तो पैर जो है अपना काम नहीं करेगा। फिर उसको कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, कि हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कि पैर सो गया, पाँव सो गया, तो ऐसे ही दोस्तों सोते पाँव, तो ऐसे ही सोते पाँव का, अब सोता हुआ पाँव है, उसका चिकित्सा होगा तो किस में चला जाएगा, चिकित्सा विज्ञान में चला जाएगा। तो चिकित्सा किया काहे से, जीन थेरेपी से। तो चिकित्सा का नोबेल सोते पाँव को दिया गया है। अब सोते जो है भैया, सोते और स्वीडन दोनों में सा है, तो इसको लिंक कर दीजिएगा कि सोते पाव जो हैं, मतलब स्वाते पावो जो हैं वो कहाँ के हैं, स्वीडन के।
यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, मतलब ऐसी सिटीज का नेटवर्क जो एक दूसरे से कुछ सीख सकती हैं ग्लोबली। तो ऐसे नेटवर्क में भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है, नीलाम्बुर, वारंगल और त्रिशूर। आपको बताया ट्रिक नीला बाराती, नीला बारात्री, बाराती को बारात्री पढ़िएगा। तो नीला का मतलब नीलाम्बुर केरल में है, बारा का मतलब वारंगल, TLG का मतलब तेलंगाना में है, और त्रि का मतलब त्रिशूल जो कि केरल में है। इन तीनों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। नीलाम्बुर जो है सागौन स्थल है, मतलब सागौन के पेड़ यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। वारंगल एक चर्चित शहर है तेलंगाना का, और त्रिशूर जो है वो केरला की सांस्कृतिक राजधानी है। एक मिनट। बर्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022, पहला सवाल, इसको जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन जारी करता है, और इसका एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, वो जारी करता है। मोटा माटी यही मान के चलिए कि बर्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस को यूनाइटेड नेशन जारी करता है। 15 नवंबर तक इसने कहा है कि 8 अरब आबादी हो जाएगी, और 2030 तक पूरी दुनिया की आबादी कितनी हो जाएगी? 8.5 अरब। तो 8 अरब तो हो ही गई है दोस्तों, याद रखिएगा कब? 15 नवंबर को, और 2030 तक 8.5 अरब हो जाएगी। बात करें भारत अंतर सरकारी समिति में सदस्य बना किसकी दोस्तों? यूनेस्को की। यूनेस्को करे डिस्को कहाँ? पेरिस में। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहीं पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को में जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए समिति होती है, उस समिति में भारत भी शामिल हो गया। कब से कब तक के लिए? 2022 से लेकर 2026 के लिए। याद रखिएगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें वो होती हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता है। तो योग जो है 2016 में शामिल हुआ था, और नवरोज जो है वो 2016 में शामिल हुआ था। तो दोनों 2016 में ही शामिल हुए थे। योग करो रोज, ये बात कब शुरू हुई? 2016 में। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि योग को एज ए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कब शामिल किया गया? 2016 में, कुंभ को 2017 में, और दुर्गा पूजा जो है नवीनतम शामिल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जो 2021 में शामिल हुई है। दुर्गा पूजा का आयोजन दोस्तों कहाँ होता है? तो कोलकाता KKT में होता है। आर्थिकी के लिए समस्त डेटा जो है एक प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। उन तीन वीडियो हैं साथियों, एक वीडियो में बजट पूरा है, केंद्रीय बजट। तो वो जो 3 वीडियो हैं उनको कर लीजिए, जो भी संबंधित सवाल उससे आएगा आप लोग उसको कर जाएंगे। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही कर लीजिए, 2-3 बार देख जाइए, कल्याण हो जाएगा। और एकदम बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, मज़ेदार मसाला दिया है पूरा, जान जाइए। सुरक्षा परिषद जान ही रहे हैं दोस्तों, नए 5 सदस्य शामिल हुए हैं। सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कितने विषयों में दिया जाता है? 6 में। यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं? तो 6। तो 6 ही 6 है, तो याद कर लीजिएगा, 6 का आंकड़ा 2 जगह काम आता है। तो इसमें जो आपको पता ही होगा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन में, और 5 जो हैं स्थायी सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में। तो जो 10 अस्थायी हैं उनमें से 5 बदल गए हैं। फिर कौन कौन शामिल हो गए हैं 5 की जगह पर? जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वेडोर। भारत बाहर हो गया है, अस्थायी सदस्यों से जो है भारत बाहर हो गया है। कितने वर्ष के लिए ये रहेंगे? 2-2 वर्ष के लिए। फिर पुनः कोई और देश आ जाएंगे, फिर उनके बाद पुनः कोई और देश आ जाएंगे। इस तरह से चलता रहेगा। और 5 देश जो हैं आप लोग जान रहे होंगे सभी लोग, 5 देश जो हैं वो स्थायी देश रहते हैं सुरक्षा परिषद में।
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया की पहल है दोस्तों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, BC का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत शुरू की गई मोदी जी के द्वारा। यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस इसकी थीम रही। उद्देश्य क्या है? दक्षिण विश्व के जो देश हैं दोस्तों, इनको एक साथ लेकर आना है, यही पहल है। और इसी क्रम में जो है आरोग्य मैत्री नामक एक परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत जो है मानवीय संकट में विकासशील देशों को राहत प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा, आरोग्य मैत्री पहल क्या है या परियोजना क्या है? तो जो विकासशील देश हैं, वहाँ पर कोई आपदा आ जाती है, जैसे महामारी हो गया या कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप वगैरह आ गया, तो वहाँ पर भारत जो है राहत उपलब्ध कराएगा अपनी तरफ से। देखिए, रात के प्रहरी जो हैं अपना काम कर रहे हैं, तो आप लोग इसको गंभीरता से मत लीजिएगा। आवाज़ें आ रही होंगी। तो ये आरोग्य मैत्री आप समझ गए होंगे। कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि आरोग्य मैत्री क्या है। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन जारी करता है? तो UN हैबिटेट जारी करता है। अच्छा, इसका शीर्षक आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या शीर्षक रहा है? शहरों के भविष्य की परिकल्पना इसका शीर्षक रहा है। बात करें UN हैबिटेट की, तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। और केन्या जो देश है दोस्तों, अफ्रीकी देश, उसकी वहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर है केन्या। और किस लिए है दोस्तों? नैरोबी में क्या है दोस्तों? यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो UN हैबिटेट 1978 में केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसने क्या कहा है कि मानव बस्तियों पर यूनाइटेड नेशन का, एक मिनट पहले क्या करना है, 1978 में इसकी स्थापना हुई। कब? जब मानव बस्तियों पर यूनाइटेड नेशन का पहला सम्मेलन 1976 में बुलाया गया था। याद रखिएगा, कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मानव बस्तियों पर पहला सम्मेलन कब बुलाया गया या कब आयोजित किया गया? तो 1976 में। तो 76 में इसकी घोषणा की गई और 1978 में UN हैबिटेट की स्थापना कर दी गई। इसने क्या कहा है? 2035 तक, अब देखिए बर्ड सिटी, यहाँ पर सिटी की बात हो रही है दोस्तों, तो 2035 तक भारत की शहरी आबादी जो है कितनी हो जाएगी? 675 मिलियन। और भारत जो है शहरी आबादी के मामले में 2035 तक चाइना के बाद दूसरे स्थान पर आ जाएगा। भारत के लोग 2035 तक 43% शहरी क्षेत्रों में निवास करने लगेंगे। और इसने पूरे विश्व के संदर्भ में क्या कहा है कि 2050 तक लगभग 68% लोग जो हैं शहरी क्षेत्रों में चले जाएंगे। एक सवाल इस तरह का दोस्तों UPPCS प्री में पूछा गया है, शायद 2020 या 21 में पूछा गया है। तो 2050 तक विश्व की 68% आबादी जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। भारत की 2035 तक कितनी? 43%, और या फिर 675 मिलियन। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, वही आपको देखने हैं। अच्छा, COP 16 नहीं दोस्तों, COP 15 कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, किस पे? CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि 1993 में एक समझौता था दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित। और ये समझौता जो है दोस्तों बाध्यकारी है देशों पर, सदस्य देशों पर। तो इसका जो सम्मेलन हुआ COP 15 के नाम से दिसंबर 2022 में। और ये जो COP 15 हुआ, ये दूसरा चरण था, जिसका आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ। मॉन्ट्रियल आप लोग जान ही रहे हैं, कनाडा में अवस्थित है। इसकी अध्यक्षता दोस्तों चाइना ने की है। इसका जो पहला वाला चरण हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ? 2021 में कुनमिंग में। क्योंकि 2021 में कोविड था, तो ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित हो गया था कुनमिंग में। तो कुनमिंग कहाँ है? चाइना में। और मॉन्ट्रियल जो है कहाँ है? कनाडा में। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल सम्मेलन किससे संबंधित है? तो
जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। अच्छा, GBF अपनाया गया, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया, जिसमें क्या कहा गया है कि 4 उद्देश्य रखे गए हैं और 23 लक्ष्य रखे गए हैं। ये सारे आंकड़े जो हाईलाइटेड हैं दोस्तों, इनको रट जाइएगा। 4 उद्देश्य रखे गए हैं इस फ्रेमवर्क में और 23 लक्ष्य रखे गए हैं, जिनको 2030 तक प्राप्त करना है। और इन्हीं लक्ष्यों में से एक है कि स्थल और महासागर के 30% भागों को संरक्षित किया जाएगा और इनके संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय कोष भी बनाया जाएगा। ये इस फ्रेमवर्क में मेंशन किया गया है। COP 16 की बात करें तो COP 15 तो ये यहाँ हो गया मॉन्ट्रियल में। COP 16 कहाँ होगा? तुर्की। आपको पता होगा तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। कहाँ होगा? 2024 में। तुर्की में 2024 में होगा COP 16, जो कि बायोडाइवर्सिटी पे होगा। और एक COP होता है दोस्तों जलवायु परिवर्तन पे, जो कि अभी COP 27 कहाँ हुआ था? मिस्र में। और ये जो है बायोडाइवर्सिटी पे COP 15 वाला। G20 शिखर सम्मेलन की बात करें दोस्तों, टारगेट करंट AK123 टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर आपको PDF मिलेगी भैया। 9559434623 व्हाट्सएप है। माफ़ करिएगा। अच्छा, G20 शिखर सम्मेलन पहले वाले की बात हो रही है दोस्तों। अभी जो 23 में चल रहा है वो किस क्रम का? 18वें क्रम का। जो 22 में हुआ है वो 17वें क्रम का था। नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? बाली में। बाली कहाँ है दोस्तों? बाली जो है इंडोनेशिया में है। इसकी थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर थी। याद रखिएगा, मोदी जी ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया और दौरा जो है मोदी जी ने किया कहाँ का? तमन हुतान राया। अब सवाल पूछा जाएगा कि तमन हुतान राया क्या है? तो मैंग्रोव वन क्षेत्र है दोस्तों। कहाँ? इंडोनेशिया के बाली में, जिसका दौरा मोदी जी ने किया शिखर सम्मेलन के दौरान। और भारत की बात करें तो भारत ने जो है मैंग्रोव अलायंस कंजर्वेशन, मैंग्रोव अलायंस जो है मैंग्रोव अलायंस का हिस्सा हो गया है भारत। यहीं पर को G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में ही भारत मैक का हिस्सा हो गया है। इस मैक की बात करें तो मैंग्रोव जो अलायंस है, इसमें भारत मतलब इसको लॉन्च कब किया गया? तो COP 27 जिसका आयोजन मिस्र में हुआ, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। और भारत इसमें शामिल कहाँ हो गया? बाली में शामिल हो गया। बात करें मैंग्रोव अलायंस की तो इसमें 7 देश शामिल हैं। इंडोनेशिया और UAE की पहल है दोस्तों। 7 देश कौन कौन से? जस्सी, UAE। जस्सी में J का मतलब जापान, A का मतलब ऑस्ट्रेलिया, S का मतलब स्पेन और एक S का मतलब श्रीलंका और एक I का मतलब इंडिया और दूसरे I का मतलब है इंडोनेशिया और UAE। तो जस्सी, UAE, कुल 7 देश जो हैं जो इसमें शामिल हैं वर्तमान में मैक में। फिर बात करें G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, तो जो गैर सदस्य देश हैं G20 के, उनसे तकनीकी हस्तांतरित करने के लिए, उनके जो स्टार्टअप हैं उनसे तकनीकी लेने के लिए, उनकी तकनीकी को अप्रूव करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक आयोजन दोस्तों किया जाएगा अगस्त 2023 में, जो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। डिजिटल इनोवेशन अलायंस के नाम से याद रखिएगा। आप लोग जान ही रहे हैं दोस्तों, बेंगलुरु में पूरा का पूरा सब इंतजाम डिजिटल है। फिर बात करते हैं 18वें G20 की। तो ऊपर तो हो गया, वहाँ पर मैक का हिस्सा बन गया कौन? भारत। लॉन्च कहाँ हुआ था? COP 27 में मैक। और हिस्सा भारत इसका कब बना? 17वें G20 में। 18वां G20 की बात करें, पहले बात करें G20 की, तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ये लोग इसमें शामिल हैं। आर्थिक मंदी जब आई थी दोस्तों, उस समय इसका गठन हुआ था कि देश जो हैं विकसित देश इकट्ठे होकर मजबूत हो जाएं आर्थिक रूप से।
और जो कमज़ोर देश हैं उनकी मदद कर सकें। तो G20 जो देश हैं इनकी व्यापार में, वैश्विक व्यापार में 75% हिस्सेदारी है, कभी कभी कथन के रूप में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों जो GDP है उसमें 85% हिस्सेदारी है। बात करें 18वें G20 की, तो भारत जो है कब से कब तक अध्यक्षता कर रहा है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक, माफ़ करिएगा 23 तक। कहाँ? इंडिया में हो रहा है सब, एक साल के लिए। सम्मेलन का आयोजन होगा कहाँ दोस्तों? तो एनडी बोले तो नई दिल्ली में। कब? 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच। इसकी थीम क्या थी? OEOFOF, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या फिर वसुधैव कुटुंबकम, जो कि महाउपनिषद से लिया गया है, रट जाइएगा। लोगो इसका लोगो क्या है दोस्तों? कमल के साथ पृथ्वी दिखाई गई है, केसरिया और सफ़ेद रंग के साथ, और जो कि 7 पंखुड़ियों वाला है। 7 पंखुड़ियाँ जो हैं क्या कर रही हैं, क्या डिनोट कर रही हैं? 7 महाद्वीपों को डिनोट कर रही हैं। 7 पंखुड़ियाँ एक कमल का रूप ले रही हैं, हालांकि इसकी आलोचना भी की गई थी विपक्ष के द्वारा। तो कमल के साथ पृथ्वी है लोगों में। अतिथि देश कौन कौन से हैं पहले भी बता चुका हूँ। BD बोले तो बांग्लादेश, SGP सिंगापुर, नीदरलैंड, मिस्र, मॉरिशस, UAE और स्पेन, ओमान और नाइजीरिया। कुल यूपी में कुल 11 बैठकें होंगी दोस्तों। कहाँ कहाँ? 4 शहरों में, लखनऊ, बनारस, ग्रेटर नोएडा और आगरा। आगरा में एक बैठक हो भी चुकी है दोस्तों, G20 सशक्तिकरण से संबंधित, महिलाओं के सशक्तिकरण से भी संबंधित थी। ये बैठक एक आयोजित हो चुकी है आगरा में। एक और दोस्तों आयोजित हुई है मार्च में, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की। G20 का जो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप है उसकी बैठक लखनऊ में आयोजित हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि कुल 11 बैठकें होंगी 4 शहरों में, याद रखिएगा। और दोस्तों यूपी में जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो तुलिका रानी को। ये फैक्ट आपको इसमें शायद नहीं मिलेगा, हो सकता है संक्षिप्तकी में दिया हो। तुलिका रानी को जो है यूपी में इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। G20 ट्रोइका की बात करें तो G20 जो देश हैं दोस्तों उन्हीं में 3 देश हैं ऐसे जो शामिल हैं अभी G20 ट्रोइका। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। ट्रोइका में वो देश शामिल होते हैं जिनमें आगे सम्मेलन का आयोजन होने वाला होता है। जैसे इंडोनेशिया का हो चुका है, इंडिया में अब होगा, और तीसरा देश ब्राज़ील है जहां पर इंडिया के बाद सम्मेलन होगा। तो जब ब्राज़ील में भी हो जाएगा तो 3 नए देश इसमें ट्रोइका में शामिल हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो अभी ट्रोइका में कौन कौन है? इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। बात करें 19वें G20 की, तो कहाँ इसका आयोजन होगा? BRA बोले तो ब्राज़ील में, और 20वें का अफ्रीका में। COP27 की बात करें दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज काहे पर? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित है COP27। COP15 किससे था? बायोडाइवर्सिटी से। और COP27 किससे संबंधित है? COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नवंबर 2022 में मिस्र के एक शहर, क्या नाम था भाई? क्या नाम था? क्या? हाँ, शर्म अल शेख में जो है दोस्तों COP27 का आयोजन हुआ। और यहीं पर दोस्तों एक मिशन लाइफ का पवेलियन स्थापित किया गया। मिशन लाइफ की शुरुआत दोस्तों मोदी जी ने की थी। कब? COP27 के दौरान। COP27 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। कब? 2021 में। तब वहाँ पर काय की चर्चा हुई थी? मिशन लाइफ की। मिशन लाइफ क्या है दोस्तों? देश के लोगों को, युवाओं को इस तरह से प्रेरित करना, जागरूक करना कि वो अपनी जीवन शैली को इस तरह से तैयार करें कि जो भी गतिविधि वो संपादित करें उससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, या पर्यावरण अनुकूल काम करने के लिए प्रेरित करना ही मिशन लाइफ का उद्देश्य है। इसका समय कब से कब तक है? तो 2022 से 2028 तक रट लेना। अच्छा, ऐसे वे लोग
जो इस तरह से काम करेंगे, पर्यावरण अनुकूल आचरण करेंगे, काम करेंगे, तो उनको जो है प्रो प्लैनेट पीपल कहा गया। याद रखिएगा। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रो प्लैनेट पीपल क्या हैं, तो लाइफ मिशन से संबंधित हैं और ऐसे पीपल जो पर्यावरण इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना काम करते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, तो वो प्रो प्लैनेट पीपल होंगे। सतत रूपांतरण हेतु खाद्य एवं कृषि पहल की शुरुआत की गई दोस्तों यहीं पर COP27 में, और इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक जो खाद्य और कृषि जो है दोस्तों उसका सतत रूपांतरण कर दिया जाए। जो गतिविधियां अपनाई जाएं, कृषि करने की जो विधियां हैं उनको पर्यावरण अनुकूल बनाने से संबंधित ये पहल है, सतत रूपांतरण हेतु खाद्य एवं कृषि पहल। याद रखिएगा। COP28 का आयोजन कहाँ होगा, UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात। SCO की बात करें दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 22वां आयोजन हुआ दोस्तों सम्मेलन, कहाँ, समरकंद। समरकंद कहाँ है दोस्तों, उज्बेकिस्तान। मोदी जी ने प्रतिनिधित्व किया। ईरान जो है यहीं पर स्थायी सदस्य बनने के पायदान पे खड़ा हो गया। कुछ छोटे मोटे समझौते बचे होंगे, उनके बाद ईरान जो है स्थायी सदस्य बन जाएगा। और इसी SCO में जो है बनारस को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया SCO की। 23वें SCO का आयोजन कहाँ होगा, इंडिया में। अच्छा, ये जो 23वां आयोजन होगा इसकी थीम क्या रहेगी, टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। याद रखिएगा। मार्च 2023 में पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हो चुकी है, बनारस में। इसी वजह से SCO और भी चर्चा में रहा है। इंडिया जो है SCO में 2017 में शामिल हुआ। अच्छा, 2017 में शामिल हुआ तो SCO में कितने देश हैं दोस्तों, SCO की स्थापना 2001 में की गई थी। इसमें 8 देश हैं वर्तमान में। तो स्कॉर्सी 5T आपको ट्रिक भी बताया है, कई बार बता चुका हूँ, जो लोग नए होंगे उनके लिए बताता चलूँ। SCO स्कॉर्सी का मतलब है दोस्तों, इसमें जो SCO है शुरुआत का, तो वो क्या इंगित कर रहा है, SCO संगठन को इंगित कर रहा है। RCI का मतलब है रूस, R का मतलब रूस, C का मतलब चाइना, I का मतलब इंडिया। तो रूस, चाइना और इंडिया, 3 तो देश ये हो गए दोस्तों। और 5T का मतलब 5 तान। अब 5 तान कौन कौन से हैं दोस्तों, अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए और तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी तान हैं उन सबको गिन लीजिए। तो 3 तो ये हो गए, और 5 तान कौन कौन से हो गए हैं दोस्तों, कजाकिस्तान, एक मिनट, कौन कौन से हो गए हैं, कजाकिस्तान, KZ के कजाकिस्तान, और ताजिकिस्तान, और किर्गिस्तान, और पाकिस्तान, और कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, पाकिस्तान, एक और बचा है। अरे भाई कौन सा बचा है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तो है ये नहीं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, एक और बचा है, कौन सा, जी हाँ उज्बेकिस्तान। देखिए ऊपर पढ़ रहे हैं, नहीं याद आ रहा है, एक और उज्बेकिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिए, जो मध्य एशिया के 5 तान हैं, पांचों पास पास हैं, उनमें से तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिए, 4 को शामिल कर लीजिए और एक पाकिस्तान को शामिल कर लीजिए। तो 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो कुल 8 देश हो गए हैं। जब ईरान इसमें शामिल हो जाएगा तो 9 देश हो जाएंगे। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, याद रखिएगा। भूलवश दोस्तों मैंने घटना सार में आपको काठमांडू बता दिया है उसमें, तो हालांकि कमेंट मैंने पिन कर दिया है। जो भी जहां गलती होती है उसको स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा, ये सफलता के मूल मंत्रों में से 2 मूल मंत्र हैं। तो पीछे नहीं हटता हूं दोस्तों, जहां पर भी गलती होती स्वीकार कर लेता हूं और लपेटा लपेटी नहीं करता हूं। और एक बात और है दोस्तों, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि इतने संसाधन है नहीं कि वीडियो एडिट वेडिट करें
और ना ही इतना समय है दोस्तों। आप लोग जान ही रहे हैं कि परीक्षा की दृष्टि से कितना संवेदनशील समय है। 9 दिन शेष बचे हैं और आप जान ही रहे हैं कि कैसे क्या जी तोड़, खटिया तोड़, कुर्सी तोड़, हर तरह से पढ़ाई करनी है, जान लीजिए, तब काम होगा। I2U2 आप लोग जान ही रहे होंगे, इसका पहला सम्मेलन BC का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ है। और इस सम्मेलन में क्या हुआ है दोस्तों, जो I2U2 है दोस्तों, अच्छा I2U2 है क्या, I2 का मतलब 2 I हैं, 2 I का मतलब, एक I का मतलब इंडिया हो गया है और एक I का मतलब हो गया इजराइल, ठीक है। तो 2 I ये हो गए और 2 U हैं, 2 U में एक हो गया USA और एक U हो गया है यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। तो ये 4 देश जो हैं मिलकर I2U2 बनाए हैं। और इस सम्मेलन में जो I2U2 देश हैं, इन्होंने गुजरात में जो हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, उसके समर्थन की बात कही है, याद रखिएगा। G7 की बात करें दोस्तों, तो इसके 48वें सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया 2022 में। क्लाइमेट क्लब की स्थापना की बात की गई है। क्लाइमेट क्लब मतलब ऐसे लोगों का समूह जो क्लाइमेट के प्रति ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों का एक समूह बनाने की बात कही गई है G7 के 48वें सम्मेलन के दौरान। 49वें का कहाँ होगा, जापान के हिरोशिमा में, कब, 2023 में। बात करें G7 की, तो इसमें 8 देश शामिल हैं, जापान, जर्मनी, USA, UK, कनाडा, इटली और फ्रांस। 8 कैसे हो जाएंगे भैया, 7 हैं और 8 आप बता रहे हैं, 7 देश इसमें शामिल हैं। कुछ नियुक्तियां हैं दोस्तों, पुष्प कमल दहल नेपाल के PM बनाए गए हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। पिछली बार मैंने बता दिया था दोस्तों, कहीं से मिस इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, आपको बता दिया था कि रामचंद्र पौडेल जो हैं वो पैडल मार के चले गए भगवान के पास, मतलब उनका निधन हो गया था। नहीं दोस्तों, बीमार पड़े थे बहुत गंभीर तरीके से, इतना बीमार पड़े कि भारत में आके इलाज कराना पड़ा उनको। तो कहीं से वो हमको जानकारी मिल गई थी, तो इस वजह से वो बता दिया था। हालांकि मैंने आपको बता दिया उसके बाद जो अगली वीडियो डाली थी तब। शी जिनपिंग पुनः राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। कहाँ के बने, सर्वविदित है, शहाबुद्दीन चप्पू। जी हाँ दोस्तों, अब ये चप्प चप्प करेंगे कहाँ, बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उनके पास बैठ के बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनाएंगे चप्पू। निकोस क्रिस्टो दोस्तों, साइप्रस के नए राष्ट्रपति। कैसे याद रखना है इसको, निकोस, साइप्रस की राजधानी निकोसिया दोस्तों। तो निकोस और निकोसिया लिंक कर दीजिएगा, कभू नहीं भूलेंगे। क्रिस हिपकिंस दोस्तों, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। NL का मतलब न्यूजीलैंड। लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय मूल के हैं। और भारतीय मूल के हैं तो कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। ऋषि सुनक की बात करें तो सब लोग जान रहे होंगे, कंजर्वेटिव पार्टी से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और भारतीय मूल के हैं। अच्छा, भारतीय मूल के ये कहाँ से थे दोस्तों, तो पंजाब से, याद रखिएगा। लूला डी सिल्वा दोस्तों, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। मैनुएला रोका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 महिलाएं हैं दोस्तों। मैनुएला रोका मतलब मैनों को रोका, मैन मतलब आदमी, उनको रोका किस महिला ने, पहली महिला ने प्रधानमंत्री बनकर, कहाँ की, इक्वेटोरियल गिनी की। तो मैनुएला रोका जो है कहाँ की हैं, प्रधानमंत्री है कहाँ की, इक्वेटोरियल गिनी की। डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पेरू से याद आया दोस्तों, चांदी के भंडारण में पेरू का पहला स्थान है, चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का पहला स्थान है। तो दोनों को रट जाइएगा। ये सब दोस्तों आपको आर्थिकी में कराया है। मात्र 3 वीडियो देख लीजिए, हार्डली 3 वीडियो जो हैं 1 घंटे की होगी और इसमें जो है पूरा का पूरा आपको इंतजाम दे दिया गया है, पूरा आर्थिकी का मसाला दे दिया गया है। चाहे जो रेसिपी बनाइए, बजट भी उसी में इंक्लूड है, जान लीजिए। यूपी बजट भी उसी प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो हमको लगता है कि 4 या 3 वीडियो, 4 वीडियो हैं शायद, उसको देख जाइए, बार बार देखिए, रट जाइए, इधर उधर मत भटकिए। लोग हम देख रहे 2-2 घंटे पढ़ा रहे हैं, बेकार, सब गड़बड़ है।
डीना बोलुआर्टे बता दिया है। नताशा मुशर की बात करें तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ भी पहली महिला रहती है वो जरूर पूछ ली जाती है परीक्षा में। मेटे फ्रेडरिक्सन दोस्तों डीएमके बोले तो डेनमार्क की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, याद रखिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इजराइल के पुनः पीएम बन गए हैं। किस पार्टी से संबंधित हैं तो लिकुड पार्टी। माउंट मेरापी दोस्तों ज्वालामुखी है। जावा द्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया में, वहाँ पर प्रस्फुटन हुआ, इस वजह से चर्चा में रहा है। फ्रेडी दोस्तों चक्रवात रहा है, कहाँ आया, मेडागास्कर। मेडागास्कर बोले तो हिंद महासागर में आया होगा और इसने किसको, अफ्रीका के जो मोजाम्बिक वगैरह हैं उनको सबको प्रभावित किया होगा। नाम इसको फ्रेडी किसने दिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने। गैब्रियल दोस्तों एनएल का मतलब न्यूजीलैंड में आया, ये भी चक्रवात है, नाम इसको ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। भूकंप की बात करें दोस्तों कहाँ आया हाल में, सीरिया और तुर्की दोनों जगह पे आया। इसका एपिसेंटर कहाँ था तो गाजियानटेप तुर्की में था, गाजियानटेप अधिकेंद्र जिसको कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अधिकेंद्र कहाँ था जो भूकंप आया था। लगभग 50-55 हज़ार लोगों की मौत हुई, काफ़ी हृदय विदारक घटना थी दोस्तों। और इसी के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने, और वहाँ पर द्रोणी ड्रोन जो है बचाव कार्य में काम किया था। अब द्रोणी ड्रोन की बात करें दोस्तों, जो गरुड़ स्पेस कंपनी है इसके द्वारा बनाया गया ड्रोन है दोस्तों। और गरुड़ स्पेस जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो एमएस धोनी। तो एमएस धोनी और द्रोणी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो भूलेंगे नहीं। धोनी जो है द्रोणी के ब्रांड एम्बेसडर, और द्रोणी किसने बनाया है, द्रोणी जो है गरुड़ ने बनाया है। जोशीमठ की बात करें काफ़ी चर्चा में रहा है, ये यूके में है। यूके बोले तो उत्तराखंड भूकंप जोन 5 में आता है। क्या हुआ था, भूमि यहाँ पर धसी है। इसरो ने एक डाटा जारी किया है, आपने सुना होगा, खबरों में रहा दोस्तों कि घरों में दरारें पड़ रही हैं। तो इसरो ने एक डाटा जारी किया और बताया कि 5.4% नहीं है भाई, 5.4 सेंटीमीटर भूमि धसा हुआ है वहाँ पर। जोशीमठ किस जिले में है तो चमोली में है। और चमोली दोस्तों और किस लिए प्रचलित था दोस्तों, चिपको आंदोलन, सुंदर लाल बहुगुणा 1973। तो इसरो ने किस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ये डेटा जारी किया तो कार्टोसैट 2S, 25 नहीं है 2S। मैंडस दोस्तों चक्रवात है। बीओबी बोले तो बे ऑफ बंगाल में आया, नाम इसको ये किसने दिया, यूएई ने। तो मैंडस या मैंडास का मतलब क्या होता है, खजाने का पिटारा। तो दोस्तों ये पूरा, अरे अभी और बचा है। सितरंग दोस्तों ये भी बीओबी बोले तो बे ऑफ बंगाल में आया हुआ चक्रवात है। नॉर्थ ईस्ट भी प्रभावित हुआ, असम मेघालय जैसे राज्य भी प्रभावित हुए दोस्तों इससे। और बीडी बोले तो बांग्लादेश तो हुआ ही हुआ, नाम इसको थाईलैंड ने दिया। सितरंग ये वहाँ के लोगों का एक टाइटल है, सितरंग नाम का टाइटल है और कुछ नहीं है। स्पंज विरंजन दोस्तों, जैसे प्रवाल विरंजन की घटना होती वैसे ही स्पंज जो कि जलीय जीव होते हैं, स्पंज उनकी घटना है दोस्तों। कहाँ घटित हुई तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी तट पर। अब न्यूजीलैंड जब बोला है तो किस महासागर की बात हो रही होगी, दक्षिणी प्रशांत महासागर की, सदर्न पैसिफिक ओशन। स्पंज जो है जल को शुद्ध करने का काम करते हैं, जैसे वो सोखता बचपन में होता था। AIM-4C दोस्तों क्या है फुल फॉर्म, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। यूएई और यूएसए की पहल है। COP26 कहाँ, ग्लासगो में इसकी शुरुआत की गई थी। 2021 से 25 के बीच स्मार्ट जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए निवेश जुटाने से संबंधित ये पहल है। मतलब निवेश जुटाया जाएगा कि किस तरह से कृषि को जलवायु के अनुकूल किया जाए। तो भारत भी इसमें शामिल हो गया, कब, 2023 में, इसीलिए चर्चा में है। 47 देश इसके सदस्य हैं। 2023 में इसका सम्मेलन कहाँ होगा, वाशिंगटन DC में होगा। PM श्री स्कूल योजना दोस्तों राष्ट्रीय घटनाक्रम के तहत छूट गई थी। राष्ट्रीय घटनाक्रम से याद आया, इसी तरह का हैंड रिटन कंटेंट आपको 4 वीडियो, छोटी वीडियो दी गई हैं, 1 2 3 4 करके, इस तरह से
4 वीडियो के माध्यम से पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम ये जो दृष्टि है घटना चक्र की, इससे दिया गया है और साथ में घटना सार से भी दिया गया है। तो पीएम श्री स्कूल योजना उसी का छूटा हुआ एक हिस्सा था जो उसमें भूलवश रह गया था। आज मैंने जब देखा तो सोचा इसमें इसको चिपका देते हैं। तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। सितंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई। कब से कब तक ये अवधि याद कर लीजिएगा, 2022-23 से 2026-27 तक बुनियादी विकास किया जाएगा स्कूल में, उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। फिर चाहे वो लैब हों, चाहे कंप्यूटर हों, चाहे इंटरनेट या फिर स्वच्छता शौचालय, ये सब चीज़ें आधुनिक स्तर की होंगी। यूपी के 1753 जिलों को चयनित किया गया पीएम श्री के तहत। अब घटनासार वालों ने गलती की है, 1780 बताए हैं, घटना चक्र वालों ने तो कतई बताया ही नहीं, घोट गए हैं उसको। तो ये 1753 याद रखिएगा। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस दोस्तों गुजरात में शुरुआत हुई है मोदी जी के द्वारा। जैसे ये पीएम श्री है ऑल ओवर मतलब ऑल इंडिया में, और वैसे ही मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इसकी शुरुआत की मोदी जी ने कहाँ, गुजरात में। ये भी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित योजना है। लागत इसकी 10,000 करोड़ है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये योजना वित्त पोषित है। तो दोस्तों ये हमने पूरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन से कंप्लीट कर लिया और इसमें कुछ कुछ चीज़ें घटनासार से भी ली गई थी। तो अब मुझे लगता है कि आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको 2 बार और देख लीजिएगा, इतने में चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और अपना प्रेम पूरा दीजिएगा जिस तरह से आपको बताया है, शुरू से लेके अंत तक बिना डाउनलोड किए चलाना है। तो इसी संदेश के साथ आप सबको ढेर सारा भर के धन्यवाद।